हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस माइनर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी यूनिट 1 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कवर अप करेंगे, पढ़ेंगे यूनिट 1 के बारे में। तो यूनिट 1 है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, मतलब एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन क्या होता है एंड इसको कैसे एक अनुशासन के रूप में देखा जाता है वो ही सब जानेंगे। ठीक है, लोक प्रशासन के अलग अलग सिद्धांत तथा अलग अलग जो थ्योरीज दी गई हैं, अवधारणाएं दी गई है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अनुशासन के रूप में एज अ डिसिप्लिन पढ़ने की क्या ज़रूरत हमको होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। एंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसको हमको पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरे मन लगाकर पढ़ना हो, ताकि उस सब्जेक्ट के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएँ। तो क्या ज़रूरत है कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि लोक प्रशासन को एक अनुशासन के रूप में पढ़ें, एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ें। तो सबसे पहले इसके कारण देख लेते हैं। कौन से ऐसे कारण हैं जो कि लोक प्रशासन को एक अनुशासन के रूप में पढ़ने पर जोर देते हैं। तो देखिए, जब हम लोक प्रशासन को पढ़ते हैं तो इससे हमको सरकार तथा प्रशासन की समझ मिलती है। हमको पता चलता है कि हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है, हमारे देश या हमारे राज्य में जो भी प्रशासन तंत्र है, ठीक है, मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हमको इसकी समझ मिलती है। ठीक है, नीतियों को कैसे लागू किया जाता है, कैसी नीति बनाई जाती है, योजना कौन बनाता है, योजना का प्रबंधन कौन करता है, ठीक है, योजना का निर्माण कौन करता है। इसके अलावा अलग अलग जो सार्वजनिक संसाधन है उनका कैसे सही उपयोग किया जाता है। तो ये सब कुछ, इन सब की समझ हमें प्राप्त होती है जब हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन के अध्ययन से हमको ये भी पता चलता है कि जो सरकारी नीतियां हैं वो कैसे जनता को प्रभावित कर रही है, कैसे लोगों के जीवन में प्रभाव डाल रही है। ठीक है, सरकारी नीतियां, जो भी सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई है या फिर जो भी योजनाएं बनाई गई है सरकार के द्वारा, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो ये सब कुछ भी हमको पता चलता है जब हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रभावी प्रशासन के लिए कौशल विकास क्या होना चाहिए, इस पर भी हमको समझ प्राप्त होती है लोक प्रशासन के अध्ययन से। ठीक है, लोक प्रशासन का अध्ययन हमको प्रशासनिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता तथा समस्याओं को हल करने जैसे कौशल विकसित करने में मदद करता है। जब हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता तथा समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है वो विकसित होती है, हमारे कौशल का निर्माण होता है। ठीक है, एंड हमारे अंदर भी प्रशासनिक क्षमता विकसित होती है ताकि हम भी लोक प्रशासन में आगे चलकर अगर चाहे तो भाग ले सके। ठीक है, समाज सेवा के बारे में तथा विकास के बारे में हमारी रुचि बढ़ती है, हमारी रुचि बढ़ती है कि हम लोगों के कल्याण के बारे में सोचें। ठीक है, ये जो विषय है लोक प्रशासन, ये समाज के कल्याण तथा विकास में भी योगदान देता है तथा हमारे मन को प्रेरणा देता है कि हम सभी लोगों का कल्याण करने की भावना अपने मन में रखें तथा उसके लिए कार्य करें। तो इस तरीके से लोक प्रशासन का जो अध्ययन है ये समाज सेवा को भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली को भी मजबूत करता है ये। ठीक है, जो लोग हैं उनके मन में लोकतंत्र की जो भावना है वो भी ज़्यादा प्रबल होती है लोक प्रशासन के अध्ययन से। इसके अलावा लोग जो है वो जागरूक होते हैं अपने कर्तव्यों के प्रति। ठीक है, प्रशासन का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो ये नागरिकों तथा सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। एंड इससे क्या होता है, एक सशक्त लोकतंत्र का भी निर्माण होता है। ठीक है, लोक प्रशासन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि
आपको पता ही होगा जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं जैसे IAS IPS, उनके लिए भी लोक प्रशासन एक मुख्य विषय होता है। ठीक है, उनको एक मुख्य विषय के रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन करना होता है, क्योंकि आगे जाकर प्रशासनिक कार्य कहीं ना कहीं उन्हें भी संभालना है। ठीक है, तो इसी वजह से लोक प्रशासन जो है ये सरकारी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जिसके ज़रिए छात्र अपना करियर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोक प्रशासन जो है ये आज के समय में वैश्विक चुनौतियों के बारे में भी हमें बताता है, जागरूक करता है उनके प्रति। जब हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि वर्तमान समय में क्या क्या चुनौतियां हैं जो कि वैश्विक स्तर पर है या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, कुछ वैश्विक चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, मानवाधिकार, इन सब मुद्दों के बारे में हमको और भी गहरी समझ प्राप्त होती है जब हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं, तथा इन समस्याओं के समाधान निकालने के लिए भी लोक प्रशासन का अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। लोक प्रशासन का अध्ययन न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी समाज के विकास में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने जाना कि लोक प्रशासन का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए एक अनुशासन के रूप में। तो ये कुछ कारण थे जो किस चीज़ पर जोर देते हैं कि हमको लोक प्रशासन का अध्ययन करना चाहिए एक अनुशासन के रूप में। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन आखिर होता क्या है। तो अभी हमने ये जाना कि लोक प्रशासन को एक अनुशासन के रूप में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब हम जानेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। तो लोक प्रशासन जो है बेसिकली इसको हम सार्वजनिक प्रशासन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लोक का मतलब भी होता है लोगों का, एंड सार्वजनिक का मतलब होता है सबका या लोगों का। तो इसी तरीके से हम लोक प्रशासन के एक सिनोनिम के रूप में सार्वजनिक प्रशासन को भी यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन जो है ये होता क्या है, आइए जानते हैं। तो ये सरकार के विभिन्न कार्यों तथा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया होती है। सरकार क्या कार्य करती है, क्या नीतियाँ लागू करती है, इसके लिए जो भी प्रक्रिया होती है उसको सार्वजनिक प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, एक तरीके से इसका अर्थ है सबका शासन करना, सबके ऊपर शासन करना एक बेहतर तरीके से। ठीक है, एंड शासन की एक पहली शर्त होती है कि जो भी व्यक्ति शासन कर रहा है वो क्या करे, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करे, लोगों के विकास के लिए कार्य करे तथा नीतियाँ बनाए। तो इसी तरीके से सार्वजनिक प्रशासन जो है उसका मतलब होता है कि अलग अलग कार्य तथा नीतियाँ लागू की जाएं ताकि अल्टीमेटली डेवलपमेंट हो लोगों का। ठीक है, लोगों का विकास हो। यह समाज में सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन तथा संचालन से संबंधित है कि कैसे सरकार सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करती है, उनको मैनेज करती है एंड उनको संचालित करती है। ठीक है, अगर हम सरल रूप में इसकी परिभाषा देखें तो सार्वजनिक प्रशासन सरकार तथा उसकी नीतियों को कार्यान्वित करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये वो प्रक्रिया है जो कि सरकार के द्वारा अपनाई जाती है लोगों के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तथा देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब सरकार जो है वो अलग अलग नीतियाँ बनाती है, अलग अलग योजनाएं बनाती है तथा उन पर कार्य करती है। इस तरीके से सार्वजनिक प्रशासन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, यह प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है। अब प्रशासनिक तंत्र हर देश में होता है जो कि क्या करता है, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्यान्वित करता है। ठीक है, ज़मीनी स्तर पर। जैसे इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, नौकरशाही जिसे बोलते हैं, सिविल सर्विसेज, ठीक है, जिसमें IAS IPS ये सब शामिल है। अगर हम मुख्य उद्देश्य देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना। ठीक है, कि सरकार जो है वो क्या नीतियाँ बना रही है, उन नीतियों को कैसे क्रियान्वित करना है, कैसे ज़मीनी स्तर पर लागू करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सरकार ने नीति बनाई लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया तो उस नीति का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सरकार जो है उसका काम बेसिकली है कि वो कानून बनाए, नीतियाँ बनाए, योजनाएं बनाए
ताकि लोगों का विकास हो। एंड इसमें फिर उन नीतियों को, उन योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, क्रियान्वित करने का जो कार्य होता है, वो बेसिकली होता है प्रशासनिक तंत्र का। ठीक है। एंड सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी नीतियाँ, जो भी योजनाएं बनाई गई है, उनको प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रियान्वित किया जाए। ठीक है। क्रियान्वयन का मतलब होता है उन नीति या उन योजनाओं को प्रभाव में लाना। ठीक है, या फिर उनको लागू करना। अब इसका दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज को प्रभावी तथा कुशल सेवाएं प्रदान करना, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र का निर्माण ही इसलिए किया गया है कि लोगों का विकास हो, लोगों की समस्याएं दूर हो पाए। एंड इसीलिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रभावी तथा कुशल सेवाएं लोगों को प्रदान करना, समाज को प्रदान करना। ठीक है। विकास तथा कल्याण की योजनाओं का संचालन करना, तो ये इसके मुख्य उद्देश्य है। आइए अब हम प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन जो है, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो इसमें क्या किया जाता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें नीति का निर्माण किया जाता है, योजनाओं का निर्माण किया जाता है लोगों के विकास के लिए। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास को इसमें सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि जो समाज है उसका विकास हो तीनों स्तरों पर। ऐसा ना हो कि समाज का विकास एक ही स्तर पर हो जाए, नहीं, समाज का विकास आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक तीनों स्तर पर होना चाहिए, तभी संपूर्ण विकास हो पाएगा। जनता की समस्याओं का समाधान करना, ठीक है, ये भी इसका प्रमुख कार्य होता है। क्षेत्र देखिए, अब ये जो सार्वजनिक प्रशासन है इसका कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है जिसमें ये ज़्यादा प्रभावी हो, ठीक है, ज़्यादा डोमिनेंट हो, बल्कि ये जो सार्वजनिक प्रशासन है ये अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं का प्रबंधन शामिल है। ठीक है, महत्व देखते हैं। तो सार्वजनिक प्रशासन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। ये शासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ठीक है, संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। संसाधनों का जितना सही उपयोग होगा उतना क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये संसाधनों का सही उपयोग भी सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का सही उपयोग हो पाए। ठीक है, समाज में समानता तथा न्याय को बढ़ावा देता है, तो ये इसका महत्व है। एंड इसी वजह से सार्वजनिक प्रशासन को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, लोक प्रशासन को इसी वजह से इतना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके जो महत्व है वो इसको और भी ज़्यादा मुख्य बना देते हैं। ठीक है, सार्वजनिक प्रशासन के तत्व देखिए, मतलब कि क्या क्या चीज़ है जो कि सार्वजनिक प्रशासन में शामिल है या फिर लोक प्रशासन में शामिल है। तो ये है नीति निर्माण, योजना क्रियान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन। ठीक है, लोक प्रशासन जो है इसमें क्या किया जाता है, नीति का निर्माण होता है, योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, मतलब लागू किया जाता है, लोगों पर तथा प्रशासनिक तंत्र पर निगरानी रखी जाती है तथा मूल्यांकन किया जाता है कि जो योजनाएं बनाई गई है वो अच्छी है और नहीं, योजना जो भी बनाई थी, जो भी नीति बनाई गई थी, उसका जो भी उद्देश्य था वो पूरा हो पाया है या नहीं, ये जो नीतियाँ बनाई गई है इन नीतियों का क्या प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है नकारात्मक, तो ये सब कुछ मूल्यांकन करना भी इसका एक तत्व है। ठीक है, आइए अब अल्टीमेटली निष्कर्ष देख लेते हैं। तो सार्वजनिक प्रशासन सरकार तथा समाज के बीच में एक पुल की तरह कार्य करता है जो कि विकास व कल्याण की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये कि लोगों का विकास करना, लोगों का कल्याण करना, सार्वजनिक कल्याण करना। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नेंस, मतलब कि शासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रशासन की क्या भूमिका है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो सार्वजनिक प्रशासन है या लोक प्रशासन है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक किसी निश्चित क्षेत्र में कार्य नहीं करता, बल्कि उसके अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, तो
एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स आपको मेनली पढ़ना है कि लोक प्रशासन जो है ये गवर्नेंस की फील्ड में कैसे कार्य करता है। लोक प्रशासन की शासन में क्या भूमिका है, शासन तथा राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स की फील्ड में ये कैसे कार्य करता है, कैसे वर्क करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं शासन में सार्वजनिक प्रशासन की भूमिका। तो शासन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से शासन करना मतलब कि लोगों का नेतृत्व करना, लोगों के लिए कार्य करना, ठीक है, एक समाज के लिए कार्य करना। जब कोई व्यक्ति एक समाज के लिए कार्य करता है, एक समाज के लिए अपनी ज़रूरतों को छोड़कर उस समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात कार्य करता है, तो इसको एक तरीके से हम शासन बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति शासन कर रहा है। इसमें व्यक्ति जो है, जो भी शासक है, वो उन लोगों का नेतृत्व भी करेगा, उनका मार्गदर्शन भी करेगा, उनको नियंत्रित भी करेगा तथा उनके विकास के लिए कार्य भी करेगा, ठीक है। एंड इसी को कहा जाएगा शासन। तो शासन के क्षेत्र में लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन जो है, इसमें नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है शासन के क्षेत्र में, ठीक है। जैसे सरकारी नीति व योजनाओं को लागू करना, ठीक है, ये सब सार्वजनिक प्रशासन का ही मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती है ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी उन सेवाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह जनता व सरकार के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, ठीक है। सेतु यानी कि ब्रिज। अब ये ब्रिज का काम, सेतु का काम कैसे करता है जनता व सरकार के बीच में, आइए देखते हैं। तो ये जो लोक प्रशासन है, इसके ज़रिए क्या होता है, जनता की समस्याओं को सरकार तक तथा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक सेतु का कार्य करता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, वो प्रशासनिक तंत्र तक अपनी समस्याओं को पहुंचाते हैं एंड प्रशासनिक तंत्र सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाता है एंड सरकार जो है उनकी योजनाएं बनाती है उन समस्याओं को दूर करने के लिए एंड फिर उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से लोक प्रशासन एक सेतु का कार्य करता है, ठीक है। सरकार के अलग अलग विभागों का कुशल संचालन भी इसमें सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि जब सरकार के विभिन्न विभागों का कुशल संचालन होगा तभी सरकार का भी संचालन हो पाएगा, ठीक है। सार्वजनिक प्रशासन कानून के पालन तथा समाज में शांति बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है, क्योंकि अगर समाज में शांति होगी तभी वो समाज आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। एंड ये लोगों को प्रेरित करता है कानून का पालन करने के लिए। इसके अलावा यह सामाजिक व आर्थिक विकास करता है, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा समाज के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं इसमें लागू की जाती हैं, ठीक है। लोक प्रशासन के द्वारा ही विभिन्न योजनाएं लागू की जाती है ताकि बेरोजगारी खत्म की जा सके, गरीबी को खत्म किया जा सके तथा समाज का विकास हो सके। आपदा प्रबंधन भी लोक प्रशासन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि काफ़ी बार होता है आपदाएं आती रहती है, कभी भूकंप, कभी महामारी, कभी दूसरे संकट। तो उन प्राकृतिक आपदाओं से राहत व पुनर्वास के जो कार्य है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोक प्रशासन, ठीक है। लोक प्रशासन जो है ये जवाबदेही तथा पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करता है कि सरकार जो है वो पारदर्शी रहे तथा जनता के प्रति जवाबदेह रहे, ठीक है, अकाउंटेबल रहे। तो इस तरीके से लोक प्रशासन जो है ये शासन की पारदर्शिता तथा जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। तो ये कुछ भूमिकाएं थी लोक प्रशासन की शासन के क्षेत्र में, ठीक है। मतलब इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से वर्क करता है, आपने आई होप जान लिया होगा। तो ये भूमिका थी लोक प्रशासन की शासन के क्षेत्र में, ठीक है। लोक प्रशासन अगर हम निष्कर्ष देखें तो ये एक अभिन्न अंग है शासन का, ठीक है। लोक प्रशासन के बिना या सार्वजनिक प्रशासन के बिना शासन चलाना ही नामुमकिन है, शासन करना ही नामुमकिन है, ठीक है।
ये न केवल योजनाओं को लागू करता है बल्कि शासन को प्रभावी तथा जवाबदेह बनाता है। आइए अब हम देखते हैं लोक प्रशासन का इतिहास। तो लोक प्रशासन जो है इसका क्या इतिहास रहा है। प्राचीन काल में लोक प्रशासन की शुरुआत हुई थी सभ्यता के विकास के साथ। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे लोक प्रशासन भी विकसित होता गया। भारत में अगर हम देखें तो भारत में मौर्य तथा गुप्ता काल में हमको एक संगठित प्रशासनिक तंत्र देखने को मिलता है, ठीक है। एंड कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी शासन व प्रशासन के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी प्रदान करता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो भी पहला प्रमुख ग्रंथ माना जाता है जो कि लोक प्रशासन पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में मुस्लिम शासन, मुगल शासन के दौरान भी हमको एक केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली देखने को मिलती है। एंड कैसे धीरे धीरे इस केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली का विकास हुआ ये भी इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा शेरशाह सूरी तथा मुगलों ने राजस्व व सैन्य प्रशासन को संगठित किया मध्यकाल में, ठीक है। एंड उन्होंने भी लोक प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाया। तो लोक प्रशासन का प्रमाण हमको मुगलों के कार्यकाल के दौरान भी देखने को मिलता है, शेरशाह सूरी के कार्यकाल के दौरान भी देखने को मिलता है, ठीक है। मुगल काल में दीवान तथा सूबेदार जैसे प्रशासनिक पद थे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर हम आधुनिक काल की बात करें ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक ढांचे को एक नए सिरे से बनाना शुरू किया। एंड 1858 के बाद, क्योंकि 1857 में पहली क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के लिए, एंड उसके बाद 1858 में भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। एंड इस तरीके से भारत का जो प्रशासनिक तंत्र था वो पूरी तरीके से बदल गया, ठीक है। एंड उसी टाइम पर क्या हुआ, उसी टाइम पर भारतीय प्रशासन में सिविल सेवा की स्थापना हुई जो कि आज तक जारी है, आज तक चलती है, ठीक है। सिविल सेवा जो है यानी कि सिविल सर्विसेज जो है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो उसी टाइम से हुई थी, क्योंकि जो भारत का प्रशासन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। तो इसलिए ज़रूरी था कि भारत में एक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया जाए। एंड इसके लिए सिविल सर्विसेज को सबसे बेहतर माना गया। एंड उसी टाइम पर इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में भी हमको लोकतांत्रिक प्रशासनिक प्रणाली देखने को मिलती है। एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र लागू हुआ जो कि लोकतांत्रिक था 1947 में, ठीक है। तथा संविधान के तहत केंद्र व राज्य स्तर पर प्रशासन का विभाजन हुआ। ये निर्णय लिया गया, ये डिसाइड किया गया कि जो प्रशासन है वो 2 स्तरों पर काम करेगा, केंद्र व राज्य स्तर पर, ठीक है। एंड ये सब संविधान के तहत कहा गया। इसके अलावा लोक प्रशासन ने विकास प्रशासन, पंचायती राज तथा जनहित पर भी ध्यान केंद्रित किया। एंड आधुनिक समय में अगर हम देखें, वर्तमान समय में देखें तो लोक प्रशासन का निरंतर विकास हो रहा है, ठीक है। ये अभी हमने हिस्ट्री जानी लोक प्रशासन की, कि इतिहास में लोक प्रशासन हमको कैसे कैसे कहाँ कहाँ देखने को मिला, ठीक है। अब अगर हम आधुनिक विकास की बात करें कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक समाज में वर्तमान में लोक प्रशासन का कैसे आधुनिक विकास हो गया है, तो अब काफ़ी सारी तकनीकी आविष्कार हो चुके हैं, ठीक है। काफ़ी सारी टेक्निक्स आ गई है। इसके अलावा ई गवर्नेंस के कारण क्या हो गया है, लोक प्रशासन और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, विकसित हो गया है। इसमें पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ी है, कुशलता बढ़ी है। एंड प्रशासनिक सुधार आयोग का भी निर्माण किया गया प्रशासनिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विकास का चरण देखा जाता है, ठीक है। लोक प्रशासन के डेवलपमेंट के लिए, लोक प्रशासन को विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुधार आयोग का निर्माण किया गया था। इसके अलावा लोक प्रशासन एक अकादमिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में भी उभरता हुआ यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। लोक प्रशासन का इतिहास समाज के विकास के साथ बदलता जा रहा है, जो प्राचीन राजतंत्र से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक विस्तृत है, ठीक है।
आइए अब हम देखते हैं एंशियंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्राचीन सार्वजनिक प्रशासन के मूल तत्व क्या है। तो अगर हम प्राचीन सार्वजनिक प्रशासन की तरफ अपने कदम बढ़ाएं एंड जाने प्रशासनिक तंत्र तथा लोक प्रशासन के इतिहास के बारे में, तो हमको इसकी एंशियंट रूट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ प्राचीन तत्व देखने को मिलेंगे जो कि सार्वजनिक प्रशासन के बारे में हमको भी गहराई से बताते हैं। तो आइए जानते हैं एंशियंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राचीन सार्वजनिक प्रशासन के मूल तत्व। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्राचीन ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, जिसमें प्रशासन तथा नीतियों की विस्तृत चर्चा मिलती है। इसमें ये बताया गया है कि राजा को जनता के कल्याण तथा कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार माना जाता है एंड इसलिए राजा की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से शासन करे, जनता का कल्याण करे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे ताकि सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, इसके अलावा प्रशासन जो है ये धर्म के सिद्धांतों पर भी प्राचीन काल में आधारित था। ठीक है, प्राचीन समय में धर्म व शासन का समावेश था एंड धर्म के जो तत्व थे उनको प्रशासन में शामिल किया गया था, जैसे नैतिकता। ठीक है, राजा को न्यायप्रिय तथा नैतिक बनने पर इसमें जोर दिया गया था एंड ये कहा जाता था कि अच्छा शासक वही है जो कि न्यायप्रिय हो तथा नैतिकता का पालन करने वाला हो। तो इस तरीके से एंशियंट रूट्स अगर हम देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन के प्राचीन तत्वों के बारे में अगर हम देखें तो उसमें हमको धर्म का भी समावेश मिलता है, धर्म व शासन का समावेश मिलता है। इसके अलावा लोक प्रशासन की संरचना जो थी वो ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखें तो ग्रामीण स्तर पर लोक प्रशासन को पंचायती व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर पंचायतें बनाई जाती है ज़्यादातर स्थानीय प्रशासन के लिए। ठीक है, एंड ये जो पंचायत होती है ये क्या करती है, कर संग्रह मतलब कि टैक्स कलेक्ट करती है, न्याय व्यवस्था को बनाए रखती है, कानून का पालन करवाने के लिए कार्य करती है ताकि लोग कानून का पालन करें एंड अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति को सज़ा दिलवाने का कार्य भी पंचायत करती है। ठीक है, ताकि जो व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिल सके एंड समाज में विकास के दर को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, पंचायत में भी अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं स्थानीय प्रशासन के लिए। ठीक है, तो लोक प्रशासन की संरचना ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े स्तर पर कार्य करती है, बल्कि छोटे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी हमको लोक प्रशासन देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा जब हम एंशियंट रूट्स देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो हमको महाजनपद काल में भी लोक प्रशासन देखने को मिलता है। महाजनपद काल में मतलब कि महाजनपद का जो टाइम पीरियड था उस दौरान भी लोक प्रशासन काफ़ी ज़्यादा प्रबल था, प्रचलित था। ठीक है, आपको पता है 16 महाजनपद थे एंड वो जो 16 महाजनपद थे हर महाजनपद में एक कुशल प्रशासनिक तंत्र निर्मित किया गया था तथा उसका विकास किया गया। कुछ प्रमुख जो पद थे लोक प्रशासन में या प्रशासनिक तंत्र में वो थे सेनापति, कोषाध्यक्ष तथा सचिव। ये कुछ प्रमुख पद होते थे। ठीक है, मौर्य तथा गुप्ता काल में भी लोक प्रशासन देखने को मिलता है जो कि केंद्रीकृत था, मतलब केंद्र में आधारित था, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास थी, केंद्र में जो व्यक्ति था उसके पास थी। ठीक है, तथा पूरे साम्राज्य में कुशल प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया था ताकि जनता की समस्याओं को समझकर दूर किया जा सके। ठीक है, गुप्ता काल में लेकिन हमको विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, मतलब कि पावर का डिवीज़न देखने को मिलता है। ठीक है, मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन था लेकिन गुप्ता काल में हमको देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियाँ जो थी उनका बंटवारा कर दिया गया था केंद्र व क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है, क्षेत्रीय स्वायत्ता पर इसमें ज़्यादा जोर दिया गया था, कब, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, अगर हम प्रशासनिक नैतिकता की बात करें तो
ये भी एक मुख्य भाग है लोक प्रशासन का, क्योंकि लोक प्रशासन को अगर अच्छे से चलाना है, मैनेज करना है, हैंडल करना है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को नैतिक होना होगा। ठीक है, अगर प्रशासनिक अधिकारी बेईमान है, ठीक है, नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो ऐसे में लोक प्रशासन जो है वो अच्छे से नहीं चलाया जा सकेगा। ठीक है, इसीलिए प्रशासनिक अधिकारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता तथा निष्ठा की अपेक्षा की जाती है कि प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार हो, पारदर्शी हो, ठीक है, तथा जनता के प्रति निष्ठ हो। मतलब कि जनता के लिए कार्य खुलकर करें, जनता के प्रति कोई भी कार्य ऐसे ना करे कि उसमें जनता की भलाई की जगह बुराई हो। ठीक है, तो मतलब वो ऐसा कार्य करें जिसमें जनता की भलाई हो, समाज का कल्याण हो। ठीक है, एंड जनता के प्रति ही निष्ठा रखें, जनता के प्रति सेवा भाव, समर्पण रखें। तो ये प्रशासनिक नैतिकता थी, प्रशासनिक नैतिकता का मुख्य सिद्धांत था, जो कि उस टाइम पर भी प्रचलित था एंड वर्तमान समय में भी प्रचलित है। ठीक है, इसके अलावा लोक प्रशासन, भारत में जो लोक प्रशासन है उस पर हमको चीन तथा ग्रीक का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं था सिर्फ इंडिया में लोक प्रशासन या फिर प्रशासनिक तंत्र था, बल्कि प्रशासनिक तंत्र या प्रशासनिक प्रणालियाँ जो थी वो हमको चीन तथा ग्रीक शासन में भी देखने को मिलती है। ठीक है, खासकर युद्ध तथा विदेशी मामलों में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी एक प्रबल प्रशासनिक तंत्र है। ठीक है, प्रशासन का अगर हम उद्देश्य देखें तो क्या होता है, लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है समाज में शांति तथा स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक समृद्धि व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तथा अगर हम इन सभी तत्वों के प्रति ध्यान दें तो ये जो तत्व है ये हमको बताते हैं कि प्राचीन काल में सार्वजनिक प्रशासन जो है वो कितना संगठित था, नैतिक था तथा लोकहित पर केंद्रित था। एंड वर्तमान में भी यही अपेक्षा की जाती है कि लोक प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन जो है ये संगठित रहे, नैतिक रहे तथा लोकहित पर केंद्रित रहे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं लोक प्रशासन कौटिल्य के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें हमको कौटिल्य के विचार देखने को मिलते हैं लोक प्रशासन के बारे में। तो वही पढ़ना है इसमें हमको कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन से संबंधित क्या क्या बातें देखने को मिलती हैं, कौटिल्य का क्या मानना था, क्या उनका पर्सपेक्टिव था लोक प्रशासन के बारे में। तो ये सब कुछ अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया है। कौटिल्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन को राज्य संचालन का एक महत्वपूर्ण अंग माना। कौटिल्य मानते थे कि अगर हमको राज्य का संचालन अच्छे से करना है, अगर हमको राज्य को अच्छे से चलाना है, राज्य का कार्य कुशलता से करना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, राज्य का विकास करना है, तो लोक प्रशासन बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें राजा, मंत्रिमंडल, अधिकारियों तथा जनता के बीच में संबंधों को व्यवस्थित व प्रभावी तरीके से चलाने के लिए उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। ठीक है, कौटिल्य ने कहा कि राज्य में राजा, मंत्रिमंडल, अधिकारी तथा जनता होती है एंड इन सब के आपस में जो संबंध है वो ही निर्धारित करते हैं कि समाज का विकास किस हद तक होगा। ठीक है, एंड इसी वजह से लोक प्रशासन जो है ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन में हम राजा, मंत्रिमंडल, अधिकारी तथा जनता के आपस के संबंधों के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तथा समझने का प्रयास करते हैं। कौटिल्य ने प्रशासन को न केवल नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन का साधन माना, बल्कि इसे राज्य की स्थिरता तथा समृद्धि का आधार भी बताया। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो है ये सिर्फ नीति निर्माण या फिर नीति के कार्यान्वयन से संबंधित नहीं है, बल्कि ये राज्य की स्थिरता को, राज्य की समृद्धि को, राज्य के विकास को भी बढ़ाता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, आइए कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के, जो कि लोक प्रशासन के बारे में बताते हैं।
तो कौटिल्य जो है उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें लोक प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, कौटिल्य ने अपने पर्सपेक्टिव रखे हैं लोक प्रशासन की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एंड अर्थशास्त्र का अगर हम अध्ययन करें जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है उसमें कुछ मुख्य बिंदु है जो कि लोक प्रशासन से संबंधित है। आइए देखते हैं। पहला है राजा का कर्तव्य। कौटिल्य के अनुसार राजा को लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, मतलब कि लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है, जो शासक होता है, वो राज्य का प्रमुख प्रशासक होता है। एंड अगर वो लोक कल्याण के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। इसीलिए राजा का मुख्य कार्य है कि वो लोक कल्याण करे। ठीक है, एंड राजा का मुख्य उद्देश्य है कि वो न्याय, सुरक्षा तथा जनता की खुशहाली सुनिश्चित करे। राजा को धर्म का पालन करना चाहिए, न्याय तथा नैतिकता के साथ मिलकर शासन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य है वो मंत्री परिषद तथा सलाहकार के रूप में मंत्री परिषद की भूमिका पर भी जोर देते हैं। वो बोलते हैं कि हर राजा की एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद मतलब कि मंत्रियों का समूह। ठीक है, एंड वो जो मंत्री होते हैं वो राजा को सलाह देने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, राजा के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। राजा को सलाह देते हैं कि राजा जो कर रहा है वो सही है या नहीं, या फिर उसको किस तरीके से कार्य करना चाहिए। ठीक है, अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को प्रशासन का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा माना गया है। मंत्री राजा को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं तथा कौटिल्य ने कहा है क्योंकि मंत्री सलाहकार के रूप में कार्य करता है तो इसलिए ये राजा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मंत्रिमंडल में योग्य, चरित्रवान तथा बुद्धिमान लोगों को ही मंत्री के रूप में नियुक्त करें। ठीक है, अगर राजा किसी को भी मंत्री बना देगा तो वो मंत्री क्या कर सकता है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक बर्बादी लेकर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर जो मंत्री है वो बेवकूफ़ होगा, अगर मंत्री के अंदर इतना विवेक नहीं होगा तो वो राजा को अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा। एंड अगर राजा को अच्छी सलाह देने वाले ही नहीं होंगे तो राजा जो है वो अकेले कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए राजा को सोच समझकर अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करना चाहिए। अपने मंत्रिमंडल में राजा को योग्य, चरित्रवान तथा बुद्धिमान लोगों को ही मंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि वो उसको अच्छी सलाह दे। ठीक है, इसके अलावा अधिकारियों की नियुक्ति तथा कर्तव्य भी अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। ठीक है, कौटिल्य ने प्रशासनिक अधिकारियों के चयन, प्रशिक्षण तथा कर्तव्यों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश दिए। उनका मानना था कि अधिकारी ईमानदार, दक्ष तथा जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, अर्थशास्त्र में राजस्व संग्रह तथा संसाधनों के प्रबंधन के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, एंड ये कहा गया है कि लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या होता है, लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य है लोगों के लिए नीति बनाना। एंड नीति बनाने के लिए, नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड वो जो पैसे वो कहाँ से आएंगे, राजस्व एकत्र करके। ठीक है, तो इसीलिए राजस्व संग्रह बहुत ही मुख्य कार्य होता है लोक प्रशासन का। ठीक है, जो शासक होता है, जो राजा होता है, वो क्या करता है, राजस्व संग्रह करता है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है। उस टैक्स कलेक्शन से, उस कर के संग्रह से सरकार के पास या शासक के पास पैसा आता है। एंड उन पैसों का उपयोग करके वो नीतियों का निर्माण करता है, नीतियों को क्रियान्वित करता है, जिससे समाज का विकास होता है, लोगों का कल्याण होता है। तो इसीलिए अर्थशास्त्र में उन्होंने लोक प्रशासन के लिए राजस्व को काफ़ी मुख्य माना तथा आर्थिक प्रशासन को काफ़ी मुख्य माना, संसाधनों के प्रबंधन पर जोर दिया। कौटिल्य जो थे उन्होंने संसाधनों के प्रबंधन पर भी जोर दिया, कर संग्रह पर जोर दिया, भूमि प्रबंधन तथा संसाधनों के उचित उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये राजा की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से संसाधनों का प्रबंधन करे, भूमि का प्रबंधन करे, कर का संग्रह करे तथा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करे।
तभी समाज का विकास हो पाएगा। एंड ये लोक प्रशासन का एक मुख्य कार्य है। ठीक है। इसके अलावा न्याय व कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि ये शासक का कर्तव्य है, ये जनता के प्रति एक बहुत ही मुख्य कर्तव्य है शासक का, कि वो क्या करे, जनता को न्याय प्रदान करे। क्योंकि अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जनता असंतुष्ट हो जाएगी। अगर जनता असंतुष्ट होगी तो वो विद्रोह कर देगी। एंड अगर जनता विद्रोह कर देगी तो लोक प्रशासन जो है वो डगमगा जाएगा तथा समाज का या फिर राज्य का पतन हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए न्याय व कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यान केंद्रित करने पर कौटिल्य ने जोर दिया। उन्होंने कहा लोक प्रशासन तभी अच्छे से कार्य कर पाएगा जब न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए। ठीक है। इसके लिए उन्होंने दंड नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही। इसके अलावा कौटिल्य ने लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई व सुरक्षा को बताया। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई को सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है लोक प्रशासन का। ठीक है। जनता की भलाई में ही राजा की भलाई है। अगर जनता की भलाई पर राजा ध्यान नहीं देगा तो इसमें क्या होगा, राजा के प्रति जनता का संतोष बढ़ जाएगा। एंड उससे क्या होगा, वही विद्रोह होगा जिससे समाज का पतन हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की सिफारिशें की कि जनता के हित में नीति बनाई जाए तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको जासूसी तंत्र तथा निगरानी के बारे में भी सूचना मिलती है। ठीक है। कौटिल्य जो है वो गुप्तचर प्रणाली जासूस तंत्र पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो जासूस तंत्र है ये प्रशासनिक तंत्र में आई बुराइयों के प्रति राजा को जागरूक करेगा। ठीक है। जैसे भ्रष्टाचार, अपराध पर नियंत्रण, इन सब पर क्या करेगा, राजा की पकड़ मजबूत करेगा। एंड जासूसी तंत्र या निगरानी के जरिए राजा जो है उसको क्या क्या बुराइयां प्रशासन में आ गई है, जैसे भ्रष्टाचार इत्यादि के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है। अगर हम निष्कर्ष देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र लोक प्रशासन का एक प्राचीन तथा व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें प्रशासन को जनता व राज्य के बीच में संतुलन बनाए रखने का माध्यम माना गया है तथा आज भी इसके कई सिद्धांत आधुनिक प्रशासन व नीति शास्त्र में प्रासंगिक माने जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आधुनिक लोक प्रशासन, मतलब कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आधुनिक लोक प्रशासन क्या होता है? अगर हम आधुनिक लोक प्रशासन की बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सार्वजनिक नीतियों को लागू करने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संचालित करने तथा समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थानों के प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है। अब लोक प्रशासन के बारे में हमने पहले जाना था, जिसमें ये कहा गया था कि लोक प्रशासन का मतलब होता है कि समाज के लिए नीतियाँ बनाना, उनको क्रियान्वित करना। लेकिन आधुनिक समय में लोक प्रशासन जो है इसके अर्थ में कुछ बदलाव किया गया है। अब आधुनिक लोक प्रशासन जो है ये सरकारी संस्थानों के प्रबंधन पर भी जोर देता है। ये बोलता है कि हमको अगर समाज का विकास करना है तो हमको नीतियाँ तो बनानी होगी, योजनाएं भी बनानी होगी एंड समाज की ज़रूरतों को पूरा भी करना होगा, लेकिन इसके लिए हमको संस्थान बनाने होंगे। ठीक है। सरकारी संस्थानों का निर्माण करना होगा जो कि उन नीतियों को लागू करवाएंगे ज़मीनी स्तर पर, तथा उन सरकारी संस्थानों का हमको प्रबंधन करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, ताकि उन सरकारी संस्थानों में कोई बुराई ना आ जाए, भ्रष्टाचार जैसे स्पेशली। ठीक है। तो ये सरकारी संस्थानों के प्रबंधन पर भी जोर देता है। यह प्रशासन को अधिक कुशल, प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। आधुनिक लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं आइए देखते हैं। पहला है व्यावसायिकता। इसमें सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा कौशल का महत्व दिया गया है। ठीक है। इसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारियों को हमको विशेष रूप से प्रशिक्षित करना होगा, उनके कौशल पर ध्यान देना होगा। अगर हम उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनके कौशल पर ध्यान देंगे, तभी लोक प्रशासन अच्छे से आगे बढ़ पाएगा, हो पाएगा।
जन केंद्रितता पर इसमें जोर दिया गया है। ये जनता की ज़रूरतों तथा अपेक्षाओं को प्राथमिकता देता है। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। ई गवर्नेंस तथा डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया है। जनता तथा सरकार के प्रति जवाबदेही उत्तरदायित्व पर भी इसमें जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार की जनता के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है एंड वो उत्तरदायित्व रहना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए ताकि जनता जो है वो कभी भी अपनी समस्याओं के लिए जवाब मांग सके सरकार से। ठीक है। तो उत्तरदायित्व होना चाहिए। सार्वजनिक सेवा सुधार पर भी इसमें जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सेवाओं को कुशल तथा प्रभावी बनाना ज़रूरी है। अगर सेवाओं को कुशल और प्रभावी नहीं बनाया जाएगा तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा रुझानों को अपनाता है, उन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस तरीके से आधुनिक लोक प्रशासन में नीतिगत निर्णय लेना, संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना, संसाधनों का अच्छे से प्रबंधन करना, कुशल प्रबंधन करना, जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना प्राथमिकता होती है। लोक प्रशासन पहले भी यही था, लेकिन आधुनिक लोक प्रशासन में दो चीज़ें सबसे मुख्य है मानी गई है। पहला संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है। मतलब मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। संसाधनों का प्रबंधन किया जाए, सरकारी संस्थानों का प्रबंधन किया जाए तथा तकनीकों का उपयोग किया जाए। तो इस तरीके से आधुनिक लोक प्रशासन में ये 3-4 चीज़ें जो कि मुख्यतः शामिल हुई हैं। ठीक है। एंड इन्होंने लोक प्रशासन के रूप को काफ़ी हद तक बदला है तथा इसके विकास में अपना योगदान दिया है। आइए अब हम आधुनिक लोक प्रशासन की यात्रा देखते हैं कि कैसे आधुनिक लोक प्रशासन आरंभ हुआ, कैसे ये विकसित हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा। ठीक है। क्या कारण थे कि आधुनिक लोक प्रशासन का निर्माण किया गया, इसकी जर्नी क्या रही, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आरंभिक चरण 19वीं सदी में माना जाता है। ठीक है। कि जो आधुनिक लोक प्रशासन था इसका सबसे आरंभिक चरण 19वीं सदी में था। ठीक है। 19वीं सदी में आधुनिक लोक प्रशासन का विकास हुआ एंड इसका विकास औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ, ये माना जाता है। इस दौर में प्रशासन को व्यावसायिक तथा कुशल बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब लोक प्रशासन को हमें कुशल बनाना होगा एंड कुशल बनाने के लिए इसमें व्यावसायिकता होनी चाहिए। इसमें जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है। एंड इसके लिए सरकारी संस्थान भी बनाए जाने चाहिए तथा उनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो ये आवश्यकता महसूस हुई 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद एंड तब आधुनिक लोक प्रशासन का निर्माण होता है। ठीक है। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रशासन को राजनीति से अलग करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। 1900 से 1930 का जो टाइम पीरियड था उसमें फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया एंड हेनरी फेयोल ने प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए जिनसे प्रबंधन को संरचनात्मक रूप मिलता है। ठीक है। एंड इस तरीके से आधुनिक लोक प्रशासन की यात्रा आगे बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद 1930 से 1950 का जो टाइम पीरियड था उसमें एल्टन मायो जो थे वो ये बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान है तथा सामाजिक संबंध हैं व्यक्ति के, वो काफ़ी ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं उस व्यक्ति की उत्पादकता में। ठीक है। कि वो व्यक्ति जो है वो किस तरीके से कितना प्रोडक्टिवली कार्य कर पाता है एंड इसीलिए मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सामाजिक संबंध तथा मनोवैज्ञानिक जो भावनाएं हैं व्यक्ति की उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वो व्यक्ति जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को, उस व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को अच्छे से समझा जा सके। ठीक है। तो एल्टन मायो जो है वो मानव संबंध तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जरिए आधुनिक लोक प्रशासन की अवधारणा रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा आधुनिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें
तो आधुनिक दृष्टिकोण में प्रशासन में सिस्टम थ्योरी तथा निर्णय लेने के मॉडल्स को अपनाया गया। साइमन जैसे विद्वानों ने प्रशासन को अधिक वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक बनाने पर जोर दिया। ठीक है। एंड उत्तर आधुनिक तथा समकालीन चरण 1970 के बाद शुरू होता है, जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का उदय हुआ। ठीक है, जिसमें प्रशासन को अधिक नागरिक केंद्रित, लोक केंद्रित तथा कुशल बनाने पर ध्यान दिया गया। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जब उदय हुआ तो प्रशासन जो है वो ज़्यादा नागरिक केंद्रित या लोक केंद्रित बन गया, जिसमें लोगों को केंद्र माना गया कि हम प्रशासन चला रहे हैं, उसके केंद्र में मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य के लिए ही हम नीतियाँ बना रहे हैं, मनुष्य के विकास के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। तो एनपीएम जो है इसका जब उदय होता है तो प्रशासन को लोक केंद्रित बना दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आधुनिक लोक प्रशासन जो है वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तथा 21वीं सदी में जब डिजिटलाइजेशन हुआ एंड ग्लोबल एरा आया, ग्लोबल युग, जब पूरा विश्व एक साथ जुड़ गया तकनीकों के ज़रिए। ठीक है, तो ई गवर्नेंस, डिजिटल तकनीक तथा डेटा आधारित निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो भी आधुनिक लोक प्रशासन का हिस्सा बन गई, तथा आधुनिक लोक प्रशासन में डिजिटलाइजेशन आ गया, तकनीकी उपयोग शुरू हो गया। ठीक है, ये सब जो तकनीकी उपयोग था ये इसलिए लोक प्रशासन में शामिल किया गया, आधुनिक लोक प्रशासन में शामिल किया गया, ताकि सतत विकास हो सके तथा वैश्वीकरण व विविधता प्रबंधन प्रशासन का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आधुनिक लोक प्रशासन ने समय के साथ सामाजिक, राजनीतिक तथा तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं तथा दृष्टिकोणों को बदला तथा एक कुशल और समावेशी प्रणाली की ओर प्रगति की। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? अगर हम लोक प्रशासन के सिद्धांत की बात करें तो मुख्य रूप से सार्वजनिक संगठनों को इसमें प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा सार्वजनिक सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, एंड लोक प्रशासन जो है इसके जो सिद्धांत हैं वो भी मुख्य रूप से सार्वजनिक संगठनों के प्रभावी संचालन पर जोर देते हैं कि सार्वजनिक संगठनों का प्रभावी संचालन हो पाए तथा सार्वजनिक सेवाओं को जनता तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया जा सके। अगर इसके मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो पहला आता है संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि नाम से पता चल गया संगठनात्मक संरचना, तो इसमें संरचना पर जोर दिया जाता है प्रशासनिक तंत्र की। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि अगर हमको लोक प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाना है तो इसके लिए एक स्पष्ट तथा व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र तैयार करना होगा। प्रशासनिक तंत्र को तथा प्रशासन को कुशल बनाने के लिए हमको एक व्यवस्थित तथा संरचनात्मक तंत्र का निर्माण करना होगा। ठीक है, एंड इसके लिए कार्यों का विभाजन तथा जिम्मेदारियों का निर्धारण होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कौन सा व्यक्ति क्या जिम्मेदारी उठाएगा। ठीक है, इसमें कार्य विभाजन पर जोर दिया जाता है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दक्षता तथा विशेषज्ञता बढ़ाई जा सके। ठीक है, एंड इसमें आदेश देने की श्रृंखला भी देखने को मिलती है। ठीक है, चेन ऑफ कमांड, जिसमें आदेश देने तथा रिपोर्टिंग की एक स्पष्ट श्रृंखला पर जोर दिया जाता है जिससे अनुशासन तथा समन्वय बना रहे। सभी व्यक्तियों के साथ समानता तथा निष्पक्षता का व्यवहार होना चाहिए। समन्वय मतलब अलग अलग विभाग इकाइयों के बीच में सहयोग तथा समन्वय होना चाहिए ताकि संसाधनों का उचित उपयोग हो। एंड इसमें प्रेरणा पर भी जोर दिया जाता है कि कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या आता है, संगठनात्मक संरचना आती है, जिसमें प्रशासनिक तंत्र की संरचना पर जोर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने में संगठन का बहुत ही मुख्य हिस्सा होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड संगठनात्मक संरचना जो है ये संगठन को
अच्छे से चलाने के लिए इसकी संरचना पर जोर देती है एंड ये इसके कुछ हिस्से हैं जो कि इसमें शामिल है, जैसे कार्य विभाजन, न्याय निष्पक्षता, आदेश, समन्वय, ठीक है, इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट आता है सार्वजनिक उत्तरदायित्व, यानी कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कि लोक प्रशासन जो है ज़्यादा जवाबदेह होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। लोक प्रशासन बदलती परिस्थितियों तथा चुनौतियों के अनुसार खुद को अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए, इसमें लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। वित्तीय प्रबंधन मतलब कि धन का कुशल प्रबंधन तथा इसका सही उपयोग करना भी इसमें आवश्यक है, तथा नैतिक मूल्यों व सिद्धांतों का पालन करके प्रशासन में भरोसे को बनाए रखने पर भी इसमें जोर दिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे सार्वजनिक प्रशासन के या लोक प्रशासन के, जो कि लोक प्रशासन को प्रभावी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या सिद्धांत है लोक प्रशासन के, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि लोक प्रशासन की अलग अलग थ्योरीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।